नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। महाराष्ट्र में हम लोग पिछले कई हफ्तों से ये बात कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया गठबंधन, एक नया कॉम्बिनेशन आ गया है कि जिसकी वजह से बहुत सारी ओपनिंग्स जो हैं खुल गई हैं। और ख़ास तौर पर एक नेता जिनका नाम राज ठाकरे है, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं, उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं जो हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि राज ठाकरे अपनी नीतियों को लेकर, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर, जैसा हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा कि वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी वो कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। राज ठाकरे ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनसे नहीं लगता है कि उन्होंने अपनी जो विधानसभा चुनाव से पहले की जो बातें वो कर रहे थे उससे ज़रा भी अलग हटे हैं। उन्होंने एनआरसी के मुद्दे पे या जो नागरिकता संशोधन कानून है उसके मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो अपनी गलतियों की वजह से हारी। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे शायद ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना वहाँ पे गठबंधन में, एक सरकार के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे और गठबंधन की सरकार वहाँ पे थी। और अगर गठबंधन के सीटों को अगर देखा जाए तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था, एनडीए गठबंधन, उसे जीत मिली थी। लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये पूर्व की गलतियों की वजह से, यानी पुरानी सरकार थी उसकी गलतियों की वजह से ऐसा हुआ। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि जहाँ पे सारे लोग आ जाएं और बांग्लादेश से भी आ जाएं, नेपाल से भी आ जाएं, म्यांमार से भी आ जाएं और सारे मुसलमान आ जाएं और सबको यहाँ पे हम बसाएं। हम पहले ही से 130 करोड़ हैं और लोगों की यहाँ पे क्या ज़रूरत है? जनसंख्या पहले से एक बड़ी समस्या है, इसमें और लोगों की बुलाने की क्या ज़रूरत है? तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी एक हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसकी तरफ भी हमला कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ उनके हमले का जो रफ्तार है वो दोनों तरफ तेजी से जारी है। तो कहने का मतलब यह है कि राज ठाकरे जो हैं, अगर हम उनकी संभावनाओं की फिर से एक बार बात करें तो शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले जाने के बाद महाराष्ट्र में जो एक वैक्यूम मिला था, एक खाली जगह मिली थी, जो भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे साथी की तलाश थी या है जो शिवसेना की जगह ले सके, तो उसमें राज ठाकरे के लिए जगह बनती थी। राज ठाकरे की मन से जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है उसके लिए जगह बनती थी, क्योंकि राज ठाकरे की जो पार्टी है भले ही कमज़ोर है लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पार्टी में तो बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फिल्म से जुड़े लोग हैं, बिजनेस से जुड़े लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड नेता भी हैं। लेकिन राज ठाकरे एक ऐसे नेता हैं कि जो किसी की सलाह तो सबसे लेते हैं, मीटिंग भी करवाते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी की करते हैं, यानी उनके मन में जो आता है वही करते हैं। शिवसेना से अलग होने के बाद 2006 में उन्होंने बड़े आक्रामक तरीके से मराठी मानुस का जो नारा था, सन ऑफ द सॉइल का नारा था, उसको उन्होंने शिवसेना से हथियाने की कोशिश की थी और बहुत हद तक उसमें वो कामयाब भी हुए थे। और ये माना जाता था कि जो बाल ठाकरे की जो छवि थी, जो शिवसेना प्रमुख थे, संस्थापक थे, उनकी छवि जो है लोग राज ठाकरे में देखते थे। राज ठाकरे का भाषण शैली, उनका व्यक्तित्व, लोगों से मिलने, मीडिया से इंटरेक्ट करने का उनका अंदाज, सब कुछ उसमें एक बाला साहब ठाकरे की छवि जो है उनमें दिखाई देती थी। और उन्होंने अपने आप को उसी तरह से प्रोजेक्ट भी किया। लेकिन उनको चुनावी फ़ायदा, शुरुआती जो 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनको फ़ायदा तो कुछ मिला, लेकिन बाद में वो उनकी हैसियत एक, जैसे बाद में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ये वोट काटने वाली पार्टी है, वोट कटवा पार्टी है, उनकी हैसियत बस उतनी सी रह गई। हाँ, ये म्यूनसिपैलिटी वगैरह के चुनाव में जो है उन्होंने ज़रूर कुछ नगर पालिकाओं में उन्होंने अच्छे काम किए और अच्छा प्रदर्शन किया उनकी पार्टी ने, लेकिन वहाँ भी कोई बड़ी कामयाबी उनको नहीं मिल पाई है अब तक। तो ऐसे में जब शिवसेना उससे भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से अलग हो गई थी, तो ये माना जा रहा था कि अब माना भी जा रहा था और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता राज ठाकरे के संपर्क में हैं, राज ठाकरे से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक का जो एक अंदाज़ा है वो उसके हिसाब से, और जो राज ठाकरे ने पहली दफ़ा उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर भी हमला बोला,
उन्होंने कहा कि ये सरकार भी कंट्रडिक्शंस की है, लोग इससे भी खुश नहीं हैं और आने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे को यानी शिवसेना को इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये इससे एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है, इसमें से एक इन्फ्रेंस एक भी निकाला जा सकता है कि शिवसेना का आधार जो है, जनाधार जो है वो कितना कम हुआ है। हालांकि पहले से भी एक बात चल रही है कि शिवसेना के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो शिवसेना के इस जो कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ गठबंधन बनाने को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। तो ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं कि जो नाराज़ हैं और क्या वो राज ठाकरे की तरफ आ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और राज ठाकरे शायद इतना ही पानी जो है वो थाह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो आने वाले कुछ जो नगर पालिकाओं के चुनाव हैं या जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें उनको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि शिवसेना से वो कितना वोट अपनी तरफ ले पाते हैं और लेके आ जाते हैं, उसके बाद वो अपने असली पत्ते खोलेंगे। लेकिन फिलहाल जो है उनकी जो रणनीति जो है, जो पहले थी, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी या विधानसभा चुनाव के पहले भी अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ जो है वो बोल रहे थे, अभी भी उसमें कोई ख़ास नरमी नहीं आई है। हालांकि थोड़ी सी नरमी ज़रूर दिख रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून है इससे किसी का भला नहीं होने वाला। ये इसलिए किया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये कानून लाई है ताकि लोगों का ध्यान जो है वो आंदोलन की तरफ चला जाए और इसमें डाइवर्ट हो जाए। और अमित शाह जो हैं ये डाइवर्जन करने में, लोगों के ध्यान हटाने में बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। अब लोग जो है ये एनआरसी और नागरिकता कानून की बात कर रहे हैं और जो असल मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, जो बिजनेस और इकोनॉमी की बात जो है वो बैक बर्नर पे चली गई है, उसका वो मुद्दा जो है एकदम से ख़त्म हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार या अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह से ये फैसला करके ये नया कानून लाके और उसको मुद्दे को, जो असल मुद्दा था उसको, उससे लोगों का ध्यान जो है हटा दिया है। राज ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला है, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे और महाआघाड़ी की सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और ये कहा कि ये सरकार जो है वो लोग नाखुश हैं, इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है और इससे अभी से लोगों का गुस्सा हो गया है। जाहिर है कि अभी उनको जुमा 8 दिन भी सत्ता में आए हुए नहीं हुए और लोगों का गुस्सा कैसे बढ़ सकता है ये उद्धव ठाकरे ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने एक हमलावर तेवर जो है इस उद्धव सरकार के ऊपर जो है वो अपना रखा है। उद्धव सरकार का जहाँ तक मामला है, उद्धव ठाकरे भी एक अजीब व गरीब किस्म के कश्मकश में फंसे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने हालांकि भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर और एक बड़े ड्रामाई अंदाज में काफ़ी दिनों तक, 1 महीने की मुशक्क़त के बाद, 1 महीने की हाँ और ना के बाद वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का दबाव उनके ऊपर लगातार जारी रहा। कांग्रेस उनको हर मामले में अपनी बात मनवाने के लिए, चाहे वो नागरिकता कानून में वोटिंग की बात हो, हालांकि उनके खुद सांसदों ने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दी। जब राज्यसभा में उनसे कहा गया कि आप इस बिल के विरोध में वोट करिए तो बाहर निकल के चले गए थे, वोट नहीं किया था। लेकिन लोकसभा में उन्होंने वोट किया, सोनिया गांधी की तरफ से बात गई, सोनिया गांधी ने उनको 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर गठबंधन में रहना है तो आपको ये जो है ये इस बिल का विरोध करना है। तो उन्होंने एक सोनिया गांधी का वो रहा। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी भी अपना खेल जो है वो जारी रखे हुए है। ख़ासतौर पर महाराष्ट्र में जो शिवसेना का अपना जो एक पुराना एक विचारधारा जो थी उनकी, उसमें सावरकर जो है, सावरकर का मुद्दा एक बड़ा उसको बाहर लाया गया। उसमें कांग्रेस और शिवसेना दोनों 2 अलग अलग ध्रुवों के ऊपर सावरकर को लेकर खड़े नजर आए। सावरकर के ऊपर राहुल गांधी ने, हालांकि पहले भी कांग्रेस ने इसके ऊपर टिप्पणी की है, चुनाव अभियान के दौरान भी ये सावरकर का मुद्दा छाया रहा था। लेकिन उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कहा कि हम उन्हें भारत रत्न देंगे, देश का जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है उसको दिया जाएगा, उनको मरणोपरांत दिया जाएगा, उस पर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई थी और बहुत सारे बयानबाजियाँ हुई थी। फिर अभी
जो राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया था झारखंड के चुनाव में रेप को लेकर, जिसके बाद जो है उनसे भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरने की कोशिश की, उनसे माफ़ी मांगने की, पूरी पार्लियामेंट में घेराव करने की कोशिश की गई। तो उसके जवाब में उन्होंने दिल्ली की एक रैली में कहा कि वो उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। यानी सावरकर का जो कहा जाता है कि उन्होंने माफ़ीनामा लिखा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उसके ऊपर उन्होंने एक तंज कसा था, जिसको लेकर शिवसेना ने का मुखपत्र जो है सामना में एक लेख छपा, जिसमें ये कहा गया कि ये सावरकर जो हैं वो उनको जेल में जितनी यातनाएं मिली, जितना वो उनको प्रताड़ना मिली, देश के लिए जितने वो परेशान हुए, उतना कोई नहीं हुआ। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी एक तीखी प्रतिक्रिया आई और वो राहुल गांधी खेमे के नेता कहे जाने वाले संजय निरुपम, जो मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और आजकल वो हाशिए के ऊपर पड़े हुए हैं सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद, और अपने आप को राहुल गांधी खेमे का वफादार बताते हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर एक डायरेक्ट हमला बोला अपने ट्वीट के जरिए कि हमको मालूम नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमें मालूम नहीं है कि सरकार कितने दिनों चलेगी, लेकिन ये है कि ये सरकार जो है वो उद्धव ठाकरे या शिवसेना, जो कांग्रेस के जो लोग हैं, खासतौर पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल वगैरह, सुभाष चंद्र बोस, ये जो बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका अपमान नहीं कर सकती। यानी एक तरह से उन्होंने डायरेक्ट ये हमला बोला, ये अपमान है और कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये अभी ये दोनों के अंदर जो है कांग्रेस और शिवसेना के बीच सांप से चुंदर का खेल जो है वो जारी है। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि जो उद्धव ठाकरे के लिए था, उद्धव ठाकरे जो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, ख़ास तौर पर अभी भी है, लेकिन उनको अपनी रुख में, अपने तेवर में, अपने पॉलिटिकल आउटलुक में, और ख़ास तौर पर वो किस तरह से किसके खिलाफ कब हमले करते हैं, इसको के ऊपर उन्हें पुनर्विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से वो पहले उनकी एक छवि थी कि वो एक कन्फ्यूज़न वाला बयान देते हैं, उनके कार्यकर्ता समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ज़मीन पर किसके साथ रहना चाहिए और किसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न का माहौल अभी भी राज ठाकरे की पार्टी के अंदर और राज ठाकरे के अंदर अभी भी बरकरार है। लेकिन अगर वो राज्य की राजनीति में अपने आप को रिडीम करना चाहते हैं, अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने कोर्स करेक्शन में की ओर ध्यान देना पड़ेगा, वरना वो जैसे पहले था वो हमेशा वैसे ही रह जाएंगे। उनकी पार्टी जो है मन से वो हाशिए की पार्टी ही बनी रह जाएगी। और जैसा कि उनके कार्यकर्ता बार बार ये कह रहे थे कि या तो किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनो या फिर शिवसेना में विलय हो जाओ, तो ये इस तरह की स्थिति जो है वहाँ पे बरकरार रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। हम अंत में आपको ये बता दें कि ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी जो थी, अब वो कैपिटल टीवी बन गई है। हमें उम्मीद है कि आप इस कैपिटल टीवी को पहले की तरह से ही अपना समर्थन देते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमारा पैट्रनेज जो है आपका बरकरार रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।